वोल्टेज बिल्डअप कंडीशन आ गया। अब देखो वोल्टेज बिल्डअप की कंडीशंस यहाँ पे पूछी गई हैं, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, बहुत ध्यान से समझ लो, मेरे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था। एक्चुअली एक्चुअली अगर हम बात करते हैं, थोड़ा मैं गलत बोल गया, एक्चुअली अगर हम लोग बात करते हैं डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर में एक है हमारी फील्ड वाइंडिंग और एक रोटर पे हमने कर रखी है आर्मेचर वाइंडिंग। स्टेटर पे क्या है, फील्ड वाइंडिंग, रोटर पे हमने कर रखी है आर्मेचर वाइंडिंग। अब इन दोनों वाइंडिंग्स को या तो हम सेपरेटली एक्साइट करें, मतलब फील्ड वाइंडिंग को हम क्या करें, यहाँ पे हम इसे दे डीसी एक्साइटेशन बैटरी से। अगर बाहर से इसे एक्साइट कर रहे हो तो ये डीसी जनरेटर कराएगा सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। इसके अंदर हमें बैटरी या एक्सटर्नल मीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, अगर हम क्या करें, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसी को इस फील्ड वाइंडिंग के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसको शंट में जोड़ दें आर्मेचर वाइंडिंग को फील्ड वाइंडिंग के साथ, या इन दोनों को हम सीरीज में जोड़ दें। तो यहाँ से पिक्चर अंदर एंट्री होती है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर की, सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन्स की, ब्रॉडली कहूँगा मैं डीसी मशीन। तो सेल्फ एक्साइटेड में क्या होता है कि जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ जुड़ी होती है। कैसे, अगर ये सीरीज में जुड़ी होगी तो सीरीज मशीन, शंट में जुड़ी होगी तो शंट मशीन, अगर ये सीरीज प्लस शंट दोनों में जुड़ी होगी तो कंपाउंड मशीन। समझ में आ रही बात है, वहीं से नाम आते हैं। तो जब भी हम लोग सेल्फ एक्साइटेड मशीन की बात करते हैं तो डीसी जनरेटर जो कि सेल्फ एक्साइटेड है उसको चलाने के लिए, उसको वोल्टेज बनाने के लिए वोल्टेज बिल्डअप की कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। क्योंकि अगर आपने देखो, अगर आपने फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग का काम क्या होता है, नॉर्थ और साउथ को बना के देना। अब फील्ड वाइंडिंग तुमने अगर इसे बाहर की किसी बैटरी से एनर्जाइज करा तब तो ठीक है, मतलब सेंस बनता है कि भाई हमने वाइंडिंग करी और ये जो वाइंडिंग थी इसको बाहर की बैटरी से जोड़ दिया, तो यहाँ पे नॉर्थ बन गया, साउथ बन गया, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हमने इसको बाहर की वाइंडिंग, बाहर की बैटरी से ना जोड़ के आर्मेचर के साथ जोड़ दिया, तो भैया आर्मेचर तो खुद ही अनएक्साइटेड है, तो फिर नॉर्थ और साउथ कैसे बनेगा। तो उसी नॉर्थ और साउथ को बनाने के लिए यहाँ पर वोल्टेज बिल्डअप के प्रोसेस की कंडीशंस दी गई हैं। समझ में आ रही बात है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है, बहुत डिटेल्ड इन डेप्थ लेक्चर मैंने बना रखा है, जाके चेक कर लेना वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। ओके, तो कौन कौन सी चार कंडीशन है। सबसे पहली और मैंडेटरी कंडीशन है कि जो पोल्स हैं हमारे, उनके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होना चाहिए। मतलब होना चाहिए मतलब आपको पता होगा, मैंने मटेरियल में पढ़ाया है, आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी मैग्नेट को अगर एक बार एनर्जाइज करते हो तो जब उसको डी एनर्जाइज करते हो तो उसकी मैग्नेटिज्म बिल्कुल जीरो नहीं होती। जैसे अगर तुम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेट लेके आओ, उसे एक बार मैग्नेट बना के अगर उसका सप्लाई हटा भी दोगे तब भी वो कुछ आसपास के लोहे के पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है। तो ये जो प्रोसेस होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बचा रह गया, वही मैग्नेटिज्म को हम लोग कहते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। समझ में आ रही बात है। तो कोई भी पोल जब हमें सेल्फ एक्साइटेड मशीन या सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर बनाने हैं तो ये मैंडेटरी है कि उसके अंदर कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचाओ। अब अगर मान के चलते हैं पेटी पैक हमारा नया बिल्कुल डीसी जनरेटर है, तो उसको तो हमने कभी एनर्जाइज नहीं करा है, तो उसके अंदर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहाँ से आएगा। तो इस काम के लिए हम लोग ना फ्लैश एक्साइटेशन का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैश एक्साइटेशन में क्या होता है कि एक बार के लिए उसके पोल्स को हम बाहरी किसी मैग्नेट से एनर्जाइज करवाते हैं एंड देन हम भारी मैग्नेट हटा देते हैं या भारी डीसी सप्लाई हटा देते हैं, तो उसके अंदर छोटा सा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा रह जाता है। समझ में आ रही बात है। तो उसके लिए हम फ्लैश एक्साइटेशन का भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट कंडीशन है वोल्टेज बिल्डअप की कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म रहना चाहिए। ये जो वोल्टेज बिल्डअप का बता रहा हूँ ये मेरे से अच्छी जगह पे, मतलब अच्छी अच्छी जगहों पे जब मैंने इंटरव्यू दिए तो वहाँ पर ये पूछा गया था। ध्यान रखना ये बात, सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपने अपने रेज्यूमे में सबसे पहले पढ़ा है डीसी जनरेटर डीसी मशीन, तो ये पूछ लिया जाएगा वोल्टेज बिल्डअप क्यों ज़रूरी है। बहुत इन डेप्थ बता रहा हूँ। दूसरी जो कंडीशन होती है कि फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सपोर्टिंग वे में जुड़ी हो। सपोर्टिंग वे का मतलब कि जब आर्मेचर घूमना स्टार्ट करे तो इसकी वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से जो वोल्टेज बन रहा है ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को अपोज ना करें। या दूसरे शब्दों में कि एक रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से छोटा सा नॉर्थ छोटा सा साउथ मिला, और जब आर्मेचर वाइंडिंग घूमेगी और इससे फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा तो इसकी वजह से जो नॉर्थ एंड साउथ इंड्यूस होंगे वो इन्हीं के सपोर्ट में होने चाहिए। मतलब नॉर्थ पे नॉर्थ और साउथ पे साउथ बने। अगर हमने इनको उल्टा कनेक्ट कर दिया और नॉर्थ के आगे साउथ बन गया, साउथ के आगे नॉर्थ बन गया, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा। तो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग सपोर्टिंग वे में जुड़ी हो, ना कि अपोजिंग वे में। सही है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रोटर की स्पीड क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा हो। क्रिटिकल स्पीड से ज़्यादा क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, उतनी तेज़ी से वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होगा। एंड लास्ट पॉइंट,
जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो वोल्टेज बिल्डअप का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा, सारा का सारा वोल्टेज जो होगा वो फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ही ड्रॉप हो जाएगा। भाई रेजिस्टेंस कम होगा तभी तो करंट प्रॉपर सर्कुलेट करेगा, और प्रॉपर करंट सर्कुलेट करेगा तो पोल्स बढ़ेंगे। तो जनरली जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है वो इस तरीके से होता है, मैं हल्का सा बता दे रहा हूँ। छोटा सा नॉर्थ, छोटा सा साउथ। अब जब यहाँ पे फ्लक्स कटिंग एक्शन से यहाँ पे ये जब आर्मेचर कंडक्टर को घुमाओगे तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और फील्ड वाइंडिंग इसके साथ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये साउथ बढ़ जाएगा, क्योंकि बिकॉज अब करंट आएगा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा साउथ बनाएगा या एक्स्ट्रा नॉर्थ बनाएगा। ठीक है। अब जब नॉर्थ और साउथ बढ़ेंगे तो इसकी वजह से ज़्यादा फ्लक्स निकलेगा, तो ज़्यादा फ्लक्स कटिंग एक्शन होगा, और ये प्रोसेस क्यूमुलेटिवली चलता रहता है। मतलब छोटा नॉर्थ छोटा से करंट को बनाता है, छोटा सा करंट अगेन छोटे से नॉर्थ को बड़ा करता है, देन बड़ा नॉर्थ बड़ा करंट बनाएगा, उससे बड़ा नॉर्थ बनेगा, तो नॉर्थ पोल भी बढ़ता चला जाता है और करंट भी बढ़ता चला जाता है, इस तरीके से। ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट जो आपको पता होने चाहिए, जो वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट की। आई होप आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा लेक्चर बताना। नेक्स्ट वीडियो में बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो अब डीसी मशीन तो अभी लंबा चलेगा और हम लोग सारे के सारे कोशिश करेंगे कि मेजर इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो कवर कर लें। तो इसकी जो करेक्ट पीडीएफ नोट्स है थोड़े दिन में आपको सुपर प्राइम ग्रुप पे मिल जाएगी। बाकी आप जो भी अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो डीसी मशीन अगर आपको मेरे से सीखना है तो लेक्चर सीरीज हमारे फ्री में पड़ी हुई है, जाके चेक कर लेना। प्लेलिस्ट 100 से ज़्यादा वीडियो एक बार देख लोगे खून में उतर जाएगी डीसी मशीन, सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे तो हम रिवीजन करवा रहे हैं केवल। दूसरा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वाईसीटी यानी कि यूथ पब्लिकेशन सीरीज सुपर प्राइम ग्रुप में चल रही है, पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज चल रही है, तो वो सब जाके देख सकते हैं आप लोग। कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की।